नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी छत्तीसगढ़ मिजोरम में हुए मतदान की, राहुल और वरुण की मुलाकात से परेशान बीजेपी की, बिहार के जातिगत जनगणना रिपोर्ट के खुलासे की, प्रियंका और खड़गे की चुनौती से बीजेपी में मची हलचल की। इसके साथ ही देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात सूचना आयुक्त की नियुक्ति में मोदी सरकार की हेराफेरी की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एमपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने खिलाड़ियों को लेकर दिया बड़ा वचन। कहा, खिलाड़ियों को उच्च कोटि की खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध। सरकार बनने पर पदक लाओ पदक पाओ योजना शुरू करने की दी गारंटी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा तक सड़क बनाए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, क्या अमरनाथ गुफा के पास पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? आज गाड़ी से यात्रा करने की क्या जरूरत? ऑड इवन पर घिरी दिल्ली की केजरीवाल सरकार, बीजेपी बोली यह आपका प्रचार एजेंडा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने कहा, आप सरकार ने ऑड इवन पर लोगों को गुमराह किया। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 16 अंकों की गिरावट के साथ 64,942 पर हुआ बंद। निफ्टी 5 अंकों की गिरावट के साथ 19,406 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 सीटों पर वोट डाले गए, तो वहीं मिजोरम में एक ही चरण में 40 सीटों पर वोट पड़े। तो दोनों राज्यों में कितने फीसदी हुआ मतदान और किस किस दिग्गज की किस्मत ईवीएम में हुई कैद, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिजोरम की सभी 40 और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर आज वोटिंग का काम पूरा हो गया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वोटिंग थी, इसलिए वोटिंग का समय भी बदला गया था। 10 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग कराई गई, जबकि 10 सीटों पर 5 बजे तक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में लगभग 72% मतदान, जबकि मिजोरम में 79% वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटिंग उत्तर बस्तर में भानु प्रताप सीट पर हुई है। यहाँ 80% से ज्यादा वोटिंग हुई, जबकि बीजापुर सीट पर सबसे कम 41% वोट पड़े हैं। इसके अलावा अंतगढ़ में 71%, कवर्धा में 73%, केशकाल में 75%, कांकेर में 77% वोट डाला गया, जबकि कोंटा में सिर्फ 51% वोटिंग हुई। वोटिंग के आंकड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि अधिकांश वोटिंग स्टेशन बेहद अंदरूनी क्षेत्र में थे। वोटिंग के बीच कांकेर, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में नक्सली और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच टकराव की खबरें आती रहीं, जिस कारण से कुछ स्थानों पर मतदान प्रभावित हुआ। इस बीच कई स्थानों पर वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होने और ईवीएम में खराबी की खबरें भी आती रहीं। बीजापुर में मारूबाका में बने पोलिंग बूथ पर एक भी वोट नहीं पड़ा, जबकि कवर्धा के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ पर वोटरों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। बाद में अधिकारी मौके पर पहुंचे। दूसरी ओर मिजोरम में भारी वोटिंग की खबर है। यहाँ 79% के करीब मतदान हुआ है। शेरछिप में सबसे ज्यादा 85% वोटिंग हुई, जबकि राजधानी आइजोल में सबसे कम 74% वोट पड़े। राज्य के गवर्नर हरिबाबू कंभमपति ने आइजोल में सुबह 8:15 बजे वोटिंग की। मुख्यमंत्री जोरमथंगा सुबह 7 बजे के करीब वोट डालने आए थे, लेकिन ईवीएम मशीन में खराबी के चलते लौट गए। 4 घंटे बाद वापस आकर उन्होंने वोट डाला। वोटिंग के बाद मिजोरम कांग्रेस के अध्यक्ष लाल सवाता ने दावा किया है कि मिजोरम में कांग्रेस 22 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मिजोरम में अब नतीजों का इंतजार है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो चुका है, जिससे देश का सियासी पारा चढ़ गया है। सियासी हलचल तो राहुल और वरुण की मुलाकात से भी तेज हो गई है। राहुल गांधी 3 दिन के केदारनाथ की यात्रा पर थे। उनकी ये यात्रा आज पूरी हो गई। राहुल वापस दिल्ली लौट आए हैं। इस यात्रा को उन्होंने पूरी तरह से निजी यात्रा बताया था, जिस कारण कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया और न ही नेताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा भले ही निजी हो, लेकिन ये यात्रा सियासी सुर्खियों में छा गई है। राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा भले ही निजी हो, लेकिन ये यात्रा सियासी सुर्खियों में छा गई है, क्योंकि राहुल गांधी की तीर्थ यात्रा के अंतिम दिन जो हुआ उसने बीजेपी की बेचैनी को बढ़ा दिया है। राहुल गांधी केदारनाथ में थे, उसी दौरान बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी अपने परिवार के साथ केदारनाथ धाम पहुंच गए। वरुण बीजेपी सांसद हैं। खबरों की माने तो राहुल गांधी की वरुण गांधी से मुलाकात हुई है। दोनों भाइयों की ये मुलाकात सियासत में चर्चा का विषय बन चुकी है। राहुल गांधी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने सोमवार को भंडारा आयोजित किया और श्रद्धालुओं में प्रसाद बांटा था। इसके अलावा उन्होंने केदारनाथ मंदिर के पास स्थित आदि शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा के दर्शन किए और पूजन किया, जिसके बाद उन्होंने केदारनाथ में शाम को होने वाली आरती में हिस्सा लिया। मंगलवार को उन्होंने रुद्राभिषेक किया और उसके बाद वो दिल्ली लौट गए। दूसरी ओर वरुण गांधी सोमवार की शाम को केदारनाथ पहुंचे। रात को उन्होंने यहाँ विश्राम किया और सुबह बाबा केदारनाथ के दर्शन किए।
वरुण गांधी अपने परिवार के साथ केदारनाथ पहुंचे थे। मंगलवार को सुबह राहुल गांधी ने रुद्राभिषेक से पहले वरुण गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच बातचीत हुई। केदारनाथ जाने से पहले वरुण गांधी सपा सांसद डिंपल यादव से भी मिले थे। इन खबरों ने बीजेपी की परेशानी को बढ़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कि अब राहुल गांधी ने भी वरुण को कांग्रेस में आने के लिए हरी झंडी दे दी है और लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। वरुण और राहुल की इस मुलाकात से सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी है। इधर बिहार में भी बीजेपी की परेशानियां बढ़ गई हैं। आज बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे जारी कर दिया और इसी के साथ उन्होंने सदन में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा प्रस्ताव पेश कर दिया। तो क्या है इस प्रस्ताव में और क्या है आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट, देखते हैं ये खबर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में पिछड़े अति पिछड़े का आरक्षण प्रस्ताव रखा है। बिहार सरकार ने 7 नवंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जाति गणना से जुड़ी रिपोर्ट पेश की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे पर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पिछड़े और अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने सदन में आरक्षण को 50 की जगह 65% करने का प्रस्ताव पेश कर दिया। EWS के 10% को मिलाकर आरक्षण 75% हो जाएगा। उधर नीतीश कुमार ने जाति गणना की रिपोर्ट पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कहीं कोई बोल देता है कि इस जाति की संख्या बढ़ गई तो उस जाति की संख्या बढ़ गई। ये बताएं कि जब इसके पहले जाति आधारित गणना हुई ही नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं कि इस जाति की संख्या घट गई और उस जाति की संख्या बढ़ गई। ये बहुत बकवास बात है। ये सब नहीं बोलना चाहिए। जब भी हुआ है केंद्र सरकार ने कराया है। बता दें कि आज बिहार सरकार ने देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे पेश किया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस वर्ग और किस जाति में कितनी गरीबी है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग के 33.16%, सामान्य वर्ग में 25.09%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58%, SC के 42.93% और ST में 42.7% गरीब परिवार हैं। बिहार सरकार ने जिन जातियों को स्वर्णों में शामिल किया है उसमें हिंदू और मुसलमान धर्म की 7 जातियां हैं। सामान्य वर्ग में भूमिहार सबसे ज्यादा 25.32% गरीब है। कायस्थ 13.83% गरीब आबादी के साथ सबसे संपन्न है। वहीं पिछड़ा वर्ग में यादव जाति के लोग सबसे गरीब हैं। नीतीश ने एक बार फिर बीजेपी की जमीन खिसका दी है। जमीन तो तेलंगाना में केसीआर की कांग्रेस ने खिसका दी है। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग है। उससे पहले राज्य में जीत के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। सत्ता पर काबिज बीआरएस को कांग्रेस जबरदस्त टक्कर दे रही है। केसीआर को मात देने के लिए अब कांग्रेस ने अपना तुरुप का पत्ता चल दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। तेलंगाना में इस समय चुनाव चालू है। सभी नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को इसके नतीजे जनता के सामने आएंगे। वहीं राज्य में कांग्रेस लगातार मजबूत होती भी दिखाई दे रही है और कांग्रेस ने अब उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद रेवंत रेड्डी का नाम भी शामिल है, जिन्हें कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि रेड्डी और राव दोनों ही 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी कामारेड्डी विधानसभा सीट से सीएम चंद्रशेखर राव को चुनौती देते नजर आएंगे। इसके साथ ही वो कोंडगल सीट से भी हाथ आजमा रहे हैं। इस सीट से रेड्डी साल 2008 में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन यहां वो पिछली बार हार गए थे और इसके बाद लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। वहीं केसीआर की दूसरी सीट गजवेल है। कांग्रेस ने तीसरी सूची में रेड्डी सहित 14 और उम्मीदवारों के नाम भी घोषित किए हैं, जबकि 5 सीटों के लिए नाम अभी सामने आना बाकी है। वहीं बीजेपी ने भी उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इसमें 12 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया, जहां पार्टी ने चेन्नूर सीट से दुर्गम अशोक को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं सिद्दीपेट से दूधी श्रीकांत रेड्डी को मौका दिया है। इसके अलावा मुनुगोडे सीट से चलमल्ला कृष्णा रेड्डी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले बीजेपी को राज्य में जोरदार झटका लगा है। चंद्रयान गुट्टा से बीजेपी के उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। यू सत्यनारायण मुदिराज ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। बीजेपी नेतृत्व को लिखे लेटर में सत्यनारायण ने कहा कि मैंने तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पीछे हटने का फैसला किया है, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें राज्य में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक से केसीआर मुश्किल में है।
मुश्किल में तो फिलिस्तीन भी है। इजराइल गजा के बीच जंग को जारी हुए आज 1 महीना पूरा हो गया है। एक तरफ इजराइल ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिकों ने उत्तरी गजा पट्टी पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ यूएन जंग को खत्म करने के लिए लगातार अपील कर रहा है। देखते हैं खास रिपोर्ट। इजराइल और गजा के बीच चल रहा युद्ध हर गुजरते दिन के साथ तेज होता जा रहा है। युद्ध विराम के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को हो रहा है। इस बीच सभी प्रमुख संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रमुखों ने इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध में तत्काल मानवीय युद्ध विराम का आह्वान किया। यूएन एजेंसियों ने दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए एक संदेश जारी किया। सभी ने एकजुट होते हुए कहा कि बस अब बहुत हो चुका। सभी प्रमुखों ने एक वीडियो जारी कर गजा में नागरिकों की जान जाने को लेकर नाराजगी भी जारी की। संयुक्त राष्ट्रीय प्रमुखों ने कहा कि लगभग 1 महीने से दुनिया इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्र में उभरती स्थिति को देख रही है और जान गंवाने और बिखरने के बढ़ते आंकड़े से सदमे और दहशत में है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गजा में गहन रूप धारण कर रहा टकराव दुनिया को हिला रहा है। क्षेत्र में उथल पुथल मचने की वजह बना हुआ है, जिससे बड़ी संख्या में मासूम जिंदगियां संकट में हैं। यूएन प्रमुख ने जोर देकर कहा कि इस बर्बर भयावह विध्वंस से बाहर निकलने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। इस बीच यूएन और साझेदार संगठनों में काबिज फिलिस्तीनी इलाके में करीब 27 लाख लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए $1.2 अरब की अपील जारी की गई है। इजराइल के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बातें खिल रही होंगी, क्योंकि वहां अखिलेश यादव ने कांग्रेस को एक चालू पार्टी बता दिया। वहीं दूसरी तरफ बहन जी मायावती ने कहा कि कांग्रेस धन्ना सेठों की पार्टी है। अब भले ही ये दोनों कांग्रेस का मध्य प्रदेश में कुछ बिगाड़ ना पाए, लेकिन बीजेपी के लिए डूबते को तिनके का सहारा तो हो ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।